हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पेपर भी आपका बहुत बढ़िया हो चुका होगा, क्योंकि यहां पर मैं लेके आया हूं आपके लिए सॉल्यूशन क्लास 10th हिंदी प्री बोर्ड 2021-22 और ये एग्ज़ाम आप देके आ गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 30 अक्टूबर को। तो चलिए चेक करते हैं आपके कौन से सवाल सही थे, कौन से गलत थे, किस प्रश्न का लॉजिकली कौन सा आंसर सही था। तो पेपर फटाफट से अपना लेके आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पहले लाइक कर लो यार फटाफट से। सबसे पहले मैं सारा काम धाम छोड़ के ना आपके लिए पेपर ही बना रहा हूँ। अभी पेपर मैंने आपको शेयर किया था लेकिन सारे बच्चे टूट पड़े, सॉल्यूशन दे दो सॉल्यूशन। अरे यार सांस लेने का तो टाइम दे दिया करो। एक्चुअली पेपर तो स्कूल में था, ड्यूटी नहीं लगी होती तो पेपर शेयर कर देते हैं, लेकिन आंसर में तो टाइम लगता है ना। घर जाते हैं, खाना खाते हैं। वैसे खाना अभी खाया मैंने और खाना खा करके तुरंत आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। तो यहाँ पर 3 खंड थे आपको, का ख गा। और सबसे पहले आप निर्देश ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे निर्देश नहीं पढ़ते और गलत कर जाते हैं। क खंड में 20 सवाल थे तो आपको 10 ही करने, भाई मतलब पूरे डबल हैं, है ना। और खा में आपको 20 है तो आपको यहाँ पर 16 करने हैं और ग में आपको 14 के 14 पूरे करने हैं। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का ये पेपर है। और सबसे पहले आपके पास यहाँ पठित गद्यांश था, इसको आपने देखा होगा, समझा होगा। और यहाँ पर जो सिक्किम है ना, सिक्किम के बारे में जो गद्यांश है सिक्किम के बारे में है और इसे आप पढ़ लिया होगा। अगर आप दोबारा इसे देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसे आप देख लीजिए गद्यांश को। तो चलिए सीधा हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पे, जो कि आपका मैंने आपको टिक मार्क भी कर रखा है यहाँ पर। वन क्षेत्र के आधार पर सिक्किम प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो गद्यांश में तो क्लियर बड़ा आसान था, हालांकि प्री बोर्ड में फर्स्ट टाइम में थोड़ा टफ रहेगा। तो इसका आपका पहला यानी कि ख ऑप्शन बिल्कुल सही था। और दूसरा है भाई, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे प्रदेशों में सिक्किम प्रदेश भारत का स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पे, तो क्षेत्रफल के आधार पे जो सिक्किम है वो दूसरा यानी कि ग ऑप्शन आपका ठीक था। अब इसमें कोई लॉजिक आपको देखना नहीं था, क्योंकि गद्यांश में एज इट इज आपको आंसर दे रखा था, बड़ा आसान सा गद्यांश था। तीसरा है सिक्किम में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो तीसरी ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। और चौथा सवाल है, सिक्किम प्रदेश में लगभग कितने लोग निवास करते हैं। तो ये 7 लाख लोग निवास करते हैं। बड़ा आसान क्लियर यानी कि लाइन वाइज आपको आंसर दे रखा था। हालांकि आपको टर्म 1 में ऐसा नहीं आएगा, टर्म 1 में आपको घुमा करके सवाल पूछा जाएगा। और 5वां सवाल था, सिक्किम का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका है। तो इसका आंसर आपका 47%। और अगर आपने अथवा वाला किया है तो चलिए अथवा वाला भी देख लेते हैं और पढ़ भी लीजिए आप। अगर आपने ये पेपर दिया नहीं है तो इसे पढ़ लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पर मानव सभ्यता की बात कर रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो कैसे डेवलप हुई। साथ में युवा पीढ़ी पर यहाँ पर फोकस किया गया है कि युवा पीढ़ी क्या चाहती है, क्या करती है, उनकी क्या डिमांड है। ठीक है, तो आपने पढ़ तो लिया होगा। अब हम इसके चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। और पहला सवाल है, सही मानसिकता व क्षमता के साथ राष्ट्र के विकास में कौन योगदान कर सकता है। तो चैप्टर युवा के ऊपर था, तो यहाँ पर आज का युवा ही इसका सही आंसर था। दूसरा है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी कौन है। तो देखो युवा पर ज़्यादा फोकस है। गद्यांश में आपको ध्यान देना है, जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ना, आंसर उसी चीज़ का निकल के आता है। तो इसका ऑप्शन भी आपका घ यानी कि युवा था। और तीसरा, आज के युवा को कदम कदम पर क्या पसंद नहीं है। निर्देशित होना यानी कि आज का युवा ना बार बार जैसे मम्मी डांट देती है ये करो, पापा कहते हैं ऐसा करो, भैया कहता है ऐसा मत करो, टीचर कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो। तो आज की युवा सारा काम खुद करना चाहती है। उसे ये रोक टोक, निर्देश, दिशा, कोई हमें ऐसा बताए तो उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा ये गलत बात है, क्योंकि भाई बड़े लोग दिशा निर्देश देते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सीख छुपी होती है। ठीक है, और हमारे चैनल पर आपको जो भी फॉर्म चल रहा है आपको ई डिस्ट्रिक्ट और NSP पोर्टल, तो वहाँ पर फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो फॉर्म भरना सिखाया है, आप जाके अपना फॉर्म भरना भी सीख सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ, हमारे चैनल पर वीडियोज है। अगला सवाल है, हर पीढ़ी के अपने डैश होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? यह सोच विचार।
हर पीढ़ी अपना उसकी अपनी थिंकिंग प्रोसीजर है। आप जो सोच रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही है, मैं मेरे अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, अगला बंदा दूसरे के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप गलत है या मैं गलत हूँ, क्योंकि सबके अपने सोच विचार होते हैं। अगला है गद्यांश के अनुसार सदियों से क्या विकसित हुई है। तो सदियों से क्या विकसित हुई है? मानव सभ्यता। और इस प्रश्न का तो सबसे पहली लाइन में ही आंसर क्लियरली दे रखा था। हालांकि बार बार कह रहा हूँ पेपर आपको टर्म 1 का ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको इससे गद्यांश वो टफ रहने वाला है। दूसरा था 2 काव्यांश दे रखे हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है। गद्यांश में भी दोनों में से एक करना है है ना, कर तो लिया अब खैर आपने। और यहाँ पे देखो आप, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता। तो यहाँ पर जो तारकों का दल है, आसमान है, यहाँ पर प्रकृति की बात की जा रही है। तो प्रकृति से रिलेटेड ये आपकी कविता थी। और इसका पहला सवाल हम चलते हैं तो पहले सवाल पे। तो चलिए 11वां सवाल था, कवि किसके दल को दलने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर था कंटकों की, है ना, कंटकों का जो दल है यानी कि समूह है उसी को दलने की बात करता है। और दूसरे में था कि कवि किसका शुक्रिया अदा करना चाहता है, शुक्रिया अदा, थैंक यू किसको बोलना चाहता है। तो प्रेरक का, जो भी इसे प्रेरणा देते हैं, समय समय पर हमारा जो प्रेरक होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहता है। उसके बाद एक तो 13वां सवाल, पाँव में चेतना की स्फूर्ति कौन भरते हैं। तो ये भरते शूल, है ना, शूल यानी कि कांटे होते हैं जो, वो हमारे पाँव में चेतना की स्फूर्ति भरते हैं। जब भी शूल होता है तो हमें चुभता है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा हमें अकल आ जाती है ना। कहते हैं कि अगर चोट लगती है या ठोकर लगता है तो उससे अकल आ जाती है। और अगला जो सवाल था, गगन में गीत गाता कौन चल रहा है। तो ये है आपका तारकों का दल। और ये सारे प्रश्न आपको बड़े इजी तरीके से दे रखे थे, जिसमें कि आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सहसा मन कहाँ लौट गया, तो ये था मखमली घास पर। और अगर आपने अथवा वाला किया था तो अथवा वाला भी देख लेते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली, प्रकृति ने पावस। तो यहाँ पर प्रकृति, जाड़ा, वर्षा, मतलब कुल मिला के यहाँ पर प्रकृति की बात कर रहे हैं, वर्षा ऋतु की बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पर पहला जो सवाल था इससे रिलेटेड, तो 16वां सवाल था कि नालों, नदियों, सागरों, सरों ने नभ से क्या प्राप्त किए। तो आसमान, आसमान से क्या प्राप्त किए इन्होंने। आसमान में है ही क्या भाई, तो आसमान में तो नीलांबर है, नीला नीला है। तो देखो ये सारे इन्होंने क्या लिया, नीलांबर। उसी तरह खेतों में कालीमा मिटने से वे किस रंग के हो गए। तो वो हो गए आपके हरे हरे। उसके बाद देखते हैं अन्नों की बंधन वारे अब कहाँ हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा खेतों के घर में। और अगला सवाल 19वां सवाल था भाई, नदियों के किनारों की तरह आकाश कौन धुल गए। तो यहाँ पर घन है ना, घन धुल गए। तो घन का अर्थ होता है बादल। ये सवाल थोड़ा सा घुमा के था, सीधा नहीं दे रखा था, बाकी सारे सीधे थे। और अगला सवाल आपका, वर्षा के विदा लेने पर अंगड़ाई किस लिए नहीं। तो वर्षा के बाद क्या आता है भाई, जाड़ा आती है ना। अभी देखो बरसात का मौसम गया है, तो उसके बाद क्या धीरे धीरे ठंड लगने लगी है। अब आ जाता है आपका ग्रामर पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यार इसी खुशी में वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। साथ में आप ये भी देखते जाइए कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, यानी कि कितने आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो पहला सवाल आपका ग्रामर में पहला था आपका, वाक्य भेद रचना के आधार पे। तो वह बाजार जाकर अमरूद लाया, ये कौन सा वाक्य है। चारों के प्रश्न के उत्तर देने आपको 5 सवाल दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो ये सरल है, क्योंकि इसमें ना ही कोई कंजक्शन है, ना ही कोई संयोजक है, ना ही कोई और है, किंतु परंतु है। तो ये आपका ख यानी कि सरल वाक्य। और दूसरा था कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। अब लॉजिक जानते हैं कि ये क्यों है। देखो ये सरल हो गया आपका, क्लियर है। बच्चे पानी पीकर सो गए, ये भी आपका सरल हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा कि शिक्षक के सामने सब पढ़ते रहते, ये भी सरल हो गया। तो इनमें एक्चुअली ग्रामर में भी आपको कोई भी सवाल घुमाकर नहीं दे रखा, बहुत ही ईजी सारे प्रश्न थे। इसका जो से स्टार्ट होगा तो आपका ये क्या हो गया, आपका मिश्र वाक्य। उसके बाद देखो, सूर्योदय होने पर पक्षी उड़ने लगे, इस वाक्य को आपको संयुक्त में बदलना है। तो संयुक्त में आपका आंसर था,
सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे, घ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो ना और जुड़ा हुआ है और कंजक्शन जरूर जुड़ा होना चाहिए। अगर आपको पहला लग रहा है तो पहला आपका क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य है क्योंकि जब से शुरू हुआ। दूसरा आपका सरल हो गया और तीसरा भी आपका सरल हो गया, तो चौथा आपका मिश्र था। अब आपको देखना था कि भाई रेखांकित में उपवाक्य का कौन सा भेद है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो ये था आपका संज्ञा विशेषण। और आपको जब मैंने विशेषण पढ़ाया है या पद परिचय पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको इसके नियम बताए थे। अगला था भाई सरल वाक्य का कौन सा एग्जाम्पल है, तो देखो ये सरल वाक्य है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसमें इसलिए जोड़ा है तो ये संयुक्त हो गया, उसको फल खरीदना था इसलिए वह बाजार गया, ये भी आपका संयुक्त हो गया, और फल खरीदना था अतः वह बाजार गया, तो ये सारे आपके संयुक्त थे, बाकी सरल एक ही है ना। अब चलते हैं आपके वाक्य का पहचान करनी है आपने, तो यहाँ पर ये वाच्य वाले आ गए। रहीम पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, यानी कि से के द्वारा वगैरह वगैरह नहीं जोड़ा, नहीं जो इसमें कर्म कोई है, हालांकि कर्म है इसमें, लेकिन ये आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद 27वां देखते हैं, वह दिन में चाय पीता है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है, तो उसके द्वारा आप जोड़ देंगे, यहाँ पर द्वारा जोड़ दिया, उसके द्वारा चाय पिया जाता है, ठीक है। और अगला सेंटेंस आपके लिए, तो चलिए 28वां सवाल आपके लिए है, हम नहीं जा सकते, इसका अपने भाववाच्य में बदलना है। क्या हम नहीं जा सकते, ये भी सरल है आपका, हम जा सकते हैं, ये भी सरल है, हम क्यों नहीं जा सकते, देखो यहाँ पर क्या है ना, सभी को सरल में ही इधर उधर तोड़ मोड़ दिया, तो हमसे जाया नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य हो गया। और साथ ही आपने वीडियो को लाइक भी करना है, अपने आंसर भी टोटल करते जाइए कि आपके कितने आंसर सही बन रहे हैं। पेपर अगर आपके हैं तो साथ में पेपर में भी टोटल करते जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला, तो कर्मवाच्य वाला कौन सा है, देखो कर्तृवाच्य है, ये भी कर्तृवाच्य, ये भी कर्तृवाच्य है, तो यहाँ पर द्वारा जो है ना एक ही में है, तो आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं कर्तृवाच्य का सही विकल्प कौन सा है, यानी कि इन सब में से कर्तृवाच्य वाला एग्जाम्पल कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। लड़के द्वारा, तो द्वारा आ गया, कर्तृवाच्य होगा नहीं, लड़के द्वारा आ गया, ये भी नहीं होगा, और क्या लड़के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। आपका एक ही सेंटेंस है, ग वाला, लड़का आम खाता है। देखिए पहले बता रहा हूँ, बहुत आसान पेपर था, इस तरह आपका टर्म 1 में नहीं आएगा, टर्म 1 का पेपर टफ रहेगा, और इसकी आपको तैयारी हल्के में, आपको इस पेपर को बिल्कुल नहीं लेना है, कहीं ऐसा हो कि आपको लगे कि हल्का सा पेपर है, लेकिन ये बोर्ड में आपको टर्म 1 में झटका दे सकता है। अगला आपका आ गया पद परिचय, हम कल आगरा जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी गलतियाँ की होंगी। देखो आगरा शब्द क्या है, तो आगरा शब्द है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, बस एक ही ट्रिक से आपने इसे पहचान करनी थी, बाकी और कोई लॉजिक लगाना भी नहीं था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि देखो ये जातिवाचक है, कट गया, जातिवाचक है और जातिवाचक है, तो आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं 32वां सवाल, वह पत्र पढ़ता है। जो भी आपका अंडरलाइन है यानी कि वह, तो ये वह क्या है, इसे आपने व्याकरण की दृष्टि से देखना है। अब देखो यहाँ पर आंसर तो आपको टिक लगा दिया, बट आपको लॉजिक जानना है कि यह आंसर क्यों है, ठीक है। तो वह क्या है आपका सर्वनाम है, तो सब में सर्वनाम सर्वनाम तो है ही, क्लियर है। अब आपको एक ही चीज़ से पहचान करनी थी कि वह क्या है ना, एक वचन है, एक वचन है। इसमें देखो बहुवचन काट दो, इसमें भी बहुवचन है और इसमें भी बहुवचन है, तो सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक बताया है कि पद परिचय की पहचान कैसे करेंगे। एक झटके में आंसर आ गया आपका ग, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप सोचोगे भाई कौन सा है, तो देखो अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष 2 में है ना। आगे देखो राजेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पर 10वीं का आपको करना था, तो 10वीं क्या है, एक संख्या है। परिमाण वाला तो डिलीट हो गया, क्योंकि परिमाण में क्या होता है, 2 किलो 4 किलो इस तरह से जहाँ पे तोलते हैं। अब 10वीं को तो तोलोगे नहीं, संख्यावाचक है, अब 2 में संख्यावाचक है, कैसे आप इसे पहचान करेंगे। तो देखो 10वीं 11वीं जो संख्याएं हैं ना,
वो स्त्रीलिंग होती है। अब ये आपका क्या हो गया पुल्लिंग, वैसे भी बहुवचन है ना, तो बहुवचन से भी आप डिलीट कर सकते हैं और पुल्लिंग से भी। तो आपका ख ऑप्शन यानी कि संख्यावाचक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। क्लियर है ना, आपको कैसे छांटना है आंसर वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से आसान तो नहीं आएगा, बट टफ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। रेखांकित पद का परिचय करना है यानी कि छात्र। ठीक है, अब देखो छात्र क्या है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि छात्र क्या व्यक्तिवाचक है, नहीं है। अगर किसी एक छात्र का नाम लिया जाता तो व्यक्तिवाचक होता, व्यक्तिवाचक को डिलीट कर दो। क्लियर है। अब देखो छात्र भाव तो है नहीं भाई, हंसना खेलना, हंसी खुशी, बुढ़ापा, जवानी, ये आपके भाव है, लेकिन छात्र तो भाव नहीं है। अब देखो आपका सिंपल सा आंसर आ गया छात्र, और वैसे भी एक वचन है तो एक वचन आपका आंसर आ गया, और आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से तैयारी हिंदी की 40 में से 40 मेरी गारंटी है, 100 में से 100 भी मेरी गारंटी रहेगी। उसे का पद परिचय करेंगे तो उसे क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शन आप डिलीट कर दो। उसे एक आदमी है ना, उसे बाजार में मिला मैं। अब यहाँ पे देखो बहुवचन वाले को तो आप सीधा डिलीट कर दो। क्लियर है। अब आपका क्या हो गया, उसे यानी कि उसको, मैं उसको, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मैं, और उसे कौन है, कर्म, तो एक ही सेंटेंस में कर्म है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और वैसे भी आप सर्वनाम से इसे पहचान सकते हैं कि ये कौन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अगला चलते हैं, अब रस पे आ जाते हैं, और रस भी थोड़ा सा उलझाने वाले। हाँ, रसों में बहुत अच्छे सवाल पूछे थे, कोई डाउट नहीं है। रस वाला थोड़ा सा टफ था। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, इसमें आपको रस छांटना है। अब यहाँ पर जो पंक्ति है ना ये अधूरी है, इसलिए आपको कंफ्यूज तो करेगा, बट आपका वीर रस नहीं होगा, रौद्र रस नहीं होगा। आप कंफ्यूज हुए होंगे तो श्रृंगार में और करुण में। अब यहाँ पर जो तुतली भाषा है ना, एक्चुअली जो श्रृंगार है वो एक एज के बाद आता है। छोटे छोटे बच्चों में श्रृंगार रस होता ही नहीं है ना, क्योंकि उन्हें फीलिंग ही नहीं पता, श्रृंगार उन्हें पता ही नहीं है। जब बड़ी एज हो जाती है ना हमारी, तभी तो प्यार मोहब्बत की बातें हमें समझ आती है। छोटे बच्चों को क्या पता ये श्रृंगार वाला प्यार मोहब्बत। अब ये लड़की तुतली भाषा में और सिसक सिसक कर रो रही है, तो रोना आपका श्रृंगार में यानी कि वियोग श्रृंगार में भी रोना होता है और करुण में भी रोना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़्यादा जो मुझे लगा वो करुण रस का ही यहाँ पर जो ज़्यादा मतलब अगर मैं मार्क नंबर दूँ तो 60% करुण को और 40% श्रृंगार को। अगर ये लड़की बड़ी एज की है तो यहाँ पर श्रृंगार हो जाएगा, अगर ये लड़की छोटी एज की है तो करुण रस हो जाएगा, बट एज तो यहाँ पर दिया नहीं है ना। चलिए अगला जो सवाल है, इसमें डाउट है तो आपका दोनों भी हो सकता है। देखो जो मार्किंग स्कीम है वो क्या बताती है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो ये तो बड़ा आसान था। तो उत्साह आपको किस में आता है, जोश वीर रस में है ना। और मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज को पंछी और पुनि जहाज पर आए, यानी कि वो कहता है कि मेरा मन कहाँ सुख पाएगा, ये जहाज से उड़ता है, जहाज में आ जाता है। जो हमारा मन है ना वो चंचल बहुत है, लेकिन क्या सुख नहीं पाता, हर जगह दौड़ता भागता रहता है। तो कौन सा रस हो गया आपका, शांत रस हो गया। वो कहते कहीं चैन नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है, तो आपका शांत रस हो जाएगा। और ये बड़ा कमाल का सवाल था कि आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं। मैंने कई बार, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते तो मैंने बहुत बार आपको ये क्लियर किया था। साथ ही किसी एक दो क्लासेस में मैं एब्सेंटी में भी गया तो वहाँ भी मैंने इसको क्लियर किया था कि जो आश्रय है ना उसकी चेष्टाएं, यानी कि रस उत्पन्न हो गया। अब रस उत्पन्न हो गया, स्थायी भाव जग गया, उसके बाद उसकी चेष्टाएं होती है ना वो अनुभाव होते हैं, यानी कि उसके बाद में। और वैसे भी देखो आश्रय तो खुद ही है तो डिलीट हो जाएगा, और आलम्बन और उद्दीपन ये विभाव है तो ये आपका नहीं होगा। क्लियर है। अद्भुत अर्थ का स्थायी भाव, तो ये विश्व में आपका क्लियर है, का ऑप्शन। और अब चलते हैं इसकी पाठ्य पुस्तक पर। पाठ्य पुस्तक में भी कुछ घुमाने वाले सवाल थे थोड़े से, तो देखते हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई आपको पेपर का कौन सा पार्ट टफ लगा, ग्रामर पार्ट में कौन सा टॉपिक टफ लगा, या अगर आपको गद्यांश या काव्यांश अगर आपको टफ लगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। हालदार साहब को हर 15वें दिन,
तो ये कौन सा है, नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। और नेताजी का चश्मा पाठ तो ना आप घोल के पी चुके थे, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप पूरे गद्यांश को ज़रूर पढ़ लीजिए, वैसे भी आपके टेक्स्ट बुक में है ये, तो आप इसे आराम से पहचान सकते हैं। मुख्य चौराहे पर नेताजी की कैसी प्रतिमा लगाई थी, बड़ा आसान था। ये किसकी थी, संगमरमर की थी। और नेताजी की प्रतिमा कहाँ लगवाई गई, इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज जरूर हुए होंगे। तो ये लगाई थी शहर के मुख्य बाजार में, नगर पालिका के दफ्तर में नहीं, शहर के मुख्य बाजार में। और टोटल भी आप अपने मार्क्स करते जाइए, क्योंकि आप कमेंट में भी मुझे बताओगे कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। आ गए, यही आपका फाइनल आंसर की है। कभी सम्मेलन करवाने का काम किसका था, तो ये किसका था, नगर पालिका का, है ना, ग ऑप्शन। और अगला है हालदार साहब को उस कस्बे से किस काम से गुजरना पड़ता था। तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत अच्छा है, यानी कि इजी नहीं है, सरल नहीं है। ये था आपका कंपनी के काम से। अब जिसने डीप नॉलेज रखी होगी उसी ने सही आंसर इसका लिखा होगा, घ ऑप्शन। और ये तो दिया ही हुआ था, कस्बे में ओपन एयर सिनेमाघर कितने थे, तो ये 2 थे। और जो आपका वो था वो एक ही था, यानी कि नगर पालिका, है ना। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पे, जो कि पहला आपका था बाल गोविंद भगत से। यह कथन किसका है कि मृत्यु आत्मा परमात्मा का मिलन है, तो ये बाल गोविंद भगत का है। जब उनका बेटा मर जाता है और बेटे के मर जाने पे उनकी जो पतोहू है वो बहुत शोक मनाती है, तो उसे बताते हैं कि मैं देखो आत्मा परमात्मा से मिल गई है, शोक मत मनाओ। भगत मस्ती और तल्लीनता में किसका पद गाते थे, बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए इसका था कबीर के पद। और अगला आपके पास पठित कबीर जो कविता है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। तो ये था आपका पहला सूर के पद से। पद्यांश में अबला किसके लिए प्रयोग किया गया, तो अगर आपने मेरे बनाया हुआ आपको प्रैक्टिस टेस्ट आपने एमसीक्यू किया होगा, तो उसमें ये सवाल मैंने ज़रूर दिया है, गोपियाँ अपने आप को अबला कहती है। पहला सवाल ऑप्शन 49 का है, कभी कहाँ पाँव न डालने की बात कह रहा है, तो ये था प्रीति नदी में। प्रीति नदी बोले तो प्रेम की नदी में, और वो कहते हैं उद्धव को कि अगर तुमने प्रीति नदी में पाँव न बोरियो न डालना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। जैसे हम प्रेम की नदी में या कृष्ण के प्रेम में पागल और कहना, ऐसे ही तू भी पागल हो जाएगा। कवि के अनुसार तेल की गागरी कहाँ है, तो ये तो सवाल ही अजीब है। कवि के अनुसार तेल की बूंद कहाँ है ना, तो तेल की गागरी नहीं होती, तेल की बूंद होती है। तो ये था इसका आंसर जल में। सवाल कई बार हो जाता है ना, उटपटांग सा। अब ये था पुरैनी का अर्थ, तो पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी का मतलब होता है कमल का पत्ता, पुरैनी पात यानी कि कमल का पत्ता। काव्यांश में बड़भागी कौन है, काव्यांश के अनुसार बड़भागी है उद्धव, है ना। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। और जो ये 2 सवाल थे आपके पास, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से थे, कि राम लक्ष्मण उल्टा दे रखा है, देखो राम लक्ष्मण संवाद, और सॉरी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सही है बिल्कुल। आधार पे बताना है कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, ये किसका कथन है। थोड़ा सा मैं आपको इसे और दिखा देता हूँ कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई किसका कथन है, तो ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बहुत सारे धनुषों को बचपन में तोड़ा था। और अगला सवाल था कि परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा, तो बड़ा साधारण सा सिंपल सा था, धनुष तोड़ने वाले को, यानी कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो बाहर आ जाए, वरना मैं क्या कर दूंगा, सब तहस नहस कर दूंगा, सारे राजाओं को मार दूंगा। तो ये था आपके पास आज का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम। कैसा रहा आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं 40 में से, वो मुझे ज़रूर अपने मार्क्स शेयर करेंगे। साथ ही आपको कौन सा पाठ टफ लगा और सबसे आसान पाठ आपको
कौन सा लगा। और अगर आपको ग्रामर के किसी भी चैप्टर में, पार्ट में या क्षितिज के हिंदी की पूरी तैयारी 40 मार्क्स के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।